हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच में डॉक्टर एन के शर्मा NKS लर्निंग कैंपस में आज आप लोगों को RO का सिलेबस हम बताने जा रहे हैं। वास्तव में RO जो कि अभी अक्टूबर में फॉर्म पड़ेंगे और इसकी परीक्षा होगी दिसंबर या जनवरी में होगी। ठीक है, तो जनवरी फरवरी में अगर परीक्षा जितना खींचेगी तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगी, वैसे जनवरी में एग्जाम हो जाएगा। और एक चीज़ जान लो कि RO जो है ये ऐसी परीक्षा है कि जिसमें प्री और मेंस है, इसमें इंटरव्यू नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए यहाँ पर सिलेक्शन पाना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि प्री और मेंस इसके बाद हमें इंटरव्यू देना नहीं है। जितना आप इसमें चढ़ा देंगे यानी उतने सिलेक्शन के नज़दीक पहुँचेंगे। इसमें है क्या, देखो ये बताने हम जा रहे हैं कि सबसे पहले रणनीति आप बनाएं। रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए कि सिलेबस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। अब ये सिलेबस जीएस का जब देखते हैं तो जीएस में कितने क्वेश्चन आएंगे? 140 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 140 क्वेश्चन जीएस के आएंगे और 60 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे। तो पहले हम चर्चा करेंगे जीएस में कि जीएस में हमें कैसे पढ़ना चाहिए, सबसे ज़्यादा किस पर फोकस करना चाहिए। तो जीएस की बात करते हैं तो जरा जीएस में देखिए आप कि यहाँ पर दिया है कि समय 2 घंटे है और सामान्य विज्ञान। अब जब सामान्य विज्ञान की बात करेंगे तो सामान्य विज्ञान में हमें 3 पोर्शन पढ़ने हैं ज़्यादातर, खास तौर पढ़ने मुझे 4 हैं लेकिन 3 पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, जैसे यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कि बायो के क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। फिर इसके बाद केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के बाद तुम्हारा फिजिक्स आएगा, फिजिक्स पर ध्यान देना। इसके बाद साइंस टेक पे है कि साइंस टेक पे भी ध्यान देना है। ठीक है, तो साइंस टेक में जो करंट में जो भी करंट की चीज़ें हैं उसमें जोड़ी जाएंगी। ठीक है, तो हम बताएंगे कि करंट में कैसे पढ़ना है इसको। बायोलॉजी का पोर्शन अच्छे से देख के जाना, फिर केमिस्ट्री और फिजिक्स यहाँ से 2-3 क्वेश्चन रख देते हैं साइंस टेक से। तो अभी जो चंद्रयान अभियान हुआ, जैसे जो भी अभियान होते हैं करंट में, PSLV वगैरह जो जो किए गए अभियान, उस पर ध्यान देना। ठीक है, इसके बाद भारत का इतिहास जो है इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करेंगे कि मॉडर्न इतिहास पर करेंगे, मॉडर्न के बाद एंशियंट पे करेंगे, फिर इसके बाद मिडवल पर करेंगे। ठीक है, तो मॉडर्न इतिहास में क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, एंशियंट दूसरे नंबर पे, मिडवल तीसरे नंबर पर। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट जो है ये काहे का है? तो मॉडर्न इतिहास का है। तो जितने आंदोलन हुए हैं इस पर चर्चा करना है कि 1857 की क्रांति क्या है, और जितने गांधी के आंदोलन हुए उन पर ध्यान देना है, जितने हमारे क्रांतिकारी हैं उन पर ध्यान देना है, कांग्रेस की स्थापना हुई उसका क्या उद्देश्य था उस पर ध्यान देना है, गवर्नर जनरल जो थे उन पर ध्यान देना है कि कौन कौन गवर्नर जनरल आया, क्या क्या भूमिका रही। जैसे कि अक्सर पूछा जाता बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड मेयो है। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन, जनरल शब्द लग जाए तो वारिंग हेस्टिंग्स है। अगर पूरे भारत की बात करें गवर्नर कौन है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। अगर ये पूछा भारत का अंतिम गवर्नर कौन है तो यह भी याद रखना है लॉर्ड कैनिंग है। भारत का प्रथम वायसराय कौन है तो लॉर्ड कैनिंग है। ठीक है, वायसराय जो हुआ है 1858 अधिनियम के तहत हुआ था, और जो भारत का पूरे गवर्नर जनरल की बात करें तो 1833। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन ये स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र जब शब्द लग जाए भारत का तो लॉर्ड माउंटबेटन लगाएंगे, और स्वतंत्र का भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाए तो C राजगोपालाचारी लगाएंगे। अब इसके बाद भारतीय राजतंत्र यानी कि आप पॉलिटी पर ध्यान देना है, यानी कि पॉलिटी पे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं इस पर भी। अब देखो पॉलिटी जब पढ़ना तो 1 से 50 तक आर्टिकल बिल्कुल रटे हों आप। इसके बाद आर्टिकल्स और पढ़ने हैं। आर्टिकल 52 से क्या होता है, राष्ट्रपति आ जाता है ना, तो राष्ट्रपति का क्या क्या भूमिका है, 61 पर क्या महाभियोग है। फिर इसके बाद देखो कहाँ पर पूछे जाए, जैसे 76 आर्टिकल है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी हो जाएगा, यह भी पढ़ लेना। फिर सर्वोच्च न्यायालय की बात किस आर्टिकल में आता है, 124 में आ जाता है। तो जब पढ़ाएंगे उसके विषय में बताया जाएगा। इसके बाद अर्थव्यवस्था और संस्कृति। अर्थव्यवस्था में भारत आज वास्तव में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, आज भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग चौथी अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे।
तो यहाँ पर भारत काफ़ी ग्रोथ कर रहा है। इसके विषय में देखना, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, वास्तव में तृतीय हरित क्रांति जो हुई थी वो भारत के लिए, यानी कि जो भुखमरी से गुजर रहे थे, हम लोग आत्मनिर्भर हुए, इतना हम लोगों ने अन्न उत्पादन कर लिया था। उसमें एक महान पुरुष थे जो कल मेरी इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिनका नाम था स्वामीनाथन, जो हरित क्रांति के भारत में जनक थे। ठीक है, तो इस विषय में आप ध्यान देना। इसके बाद जनसंख्या, अब जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, इस पर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। भारत की जनसंख्या, नगरीकरण पूछा जाएगा। भारत की पॉपुलेशन की दृष्टि से 4 राज्य बताओ, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, न्यूनतम में भी पूछा जाएगा, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी साक्षरता में पूछा जाएगा, ये भी ध्यान देना। जैसे केरल, मिजोरम, गोवा, ये वगैरह पढ़ के जाना। इसके बाद विश्व का भूगोल है, भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल से देखो क्वेश्चन बनते हैं, कम बनते हैं, लेकिन भारत का भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं समीक्षा अधिकारी और पीसस में। तो भारत का भूगोल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, लेकिन विश्व का भूगोल भी पढ़ के जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आएगा प्राकृतिक संसाधन, यहाँ पर भी ध्यान देना। और अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं इनको जरूर पढ़ के जाना। एक राष्ट्रीय घटना और अंतर्राष्ट्रीय घटना, इस विषय में तुरंत बताएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन है और राष्ट्रीय घटनाएं कौन है, तो इस पर अच्छे से करके जाना। ठीक है, जब जीएस पढ़ाएंगे तो इसके विषय में पूरा बताएंगे करंट में। इसके समान बौद्धिक क्षमता, यानी कि यहाँ से तुम्हारे 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो है रीजनिंग के। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृत और कृषि, उद्योग और व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं से संबंध विशिष्ट जानकारी। देखो उत्तर प्रदेश का कल्चर, चूंकि पीएसएस में अब ये सिलेबस में जोड़ा गया है, और यहाँ पर यानी कि समीक्षा अधिकारी में भी बहुत प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में नंबर 1 पर है, उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है, गेहूं उत्पादन में नंबर 1 पर है, चावल में दूसरे नंबर पहुंच गया है। तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को अच्छे से पढ़ के जाना। उत्तर प्रदेश यानी कि पॉपुलेशन में नंबर 1 पर, आज विश्व में 5वें नंबर पर पहुंच गया है। तो यह भी ध्यान देना कि उत्तर प्रदेश तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है कि उत्तर प्रदेश अब खनिज वगैरह कहाँ कैसी भूमिका है, कहाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा कौन ऐसा जिला है जहाँ पर यूरेनियम भंडार पाए गए, तो ललितपुर में उत्तर प्रदेश मात्र एक ये है जो ललितपुर में यूरेनियम के भंडार पाए गए। और एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ, क्रमबद्ध पूछा जाए या वैसे पूछा जाए, तो सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर हो गया, कानपुर हो गया, औरैया हो गया, इटावा हो गया। न्यूनतम में पूछा जाए तो श्रावस्ती लगा के आना। तो जब ये उत्तर प्रदेश हम लोग शिक्षा पढ़ेंगे तो इसके विषय में पूरा हम लोग चर्चा करेंगे, कृषि के विषय में पूरी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो 140 क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे आपके। इसके बाद देखो 60 क्वेश्चन आपके हिंदी में आएंगे। हिंदी में कितने क्वेश्चन आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 60 क्वेश्चन, यानी कि हिंदी के आपके होंगे 60 नंबर के। अब देखो 60 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा कि विलोम आएंगे, 10 नंबर के आएंगे। इसके बाद वाक्य वर्तनी शुद्ध वाले आएंगे, यानी कि 10 नंबर को हो जाए। अनेक शब्दों का एक शब्द, यह भी 10 नंबर का। तस्यम तद्भव, यह भी 10 नंबर का। अब तस्यम तद्भव बहुत कठिन नहीं है, जो शब्द संस्कृत में है वो तस्यम है, और जो हिंदी में आ जाए वो तद्भव है। जैसे गेहूं का गोधूम होगा, अग्नि का आग हो गया। तो ये चीजें याद रखना कि बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है। जैसे विशेष विशेषण, इसमें ये भी 10 नंबर के। विशेष जैसे काला घोड़ा, कौन विशेष है कौन विशेषण है, इस विषय में ध्यान देना। पर्यायवाची शब्द, ये भी 10 नंबर के, यानी कि क्वेश्चन की संख्या कितनी हो गई? 60 हो गई, 60 नंबर की ये हो गया। अगर इसमें आपने 55 क्वेश्चन कर लिए, तो अगर एवरेज में अगर कहीं जीएस तुम्हारा अप डाउन हो रहा है तो ये कवर कर लेगा। तो हिंदी को बहुत ज़्यादा फोकस करना, बहुत आसान होता है, और हिंदी में क्वेश्चन गलत भी नहीं होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना। और इसके बाद मेंस की क्या रणनीति बनानी चाहिए? पहली चीज़ तो प्री निकलना चाहिए। ठीक है, तो प्री अगर नहीं निकला तो भी बेकार हो जाएगा सब। ठीक है, तो प्री पहले याद रखना कि प्री बहुत जरूरी है। तो प्री अगर निकल गया, ठीक है, प्री अगर निकल गया
तो फिर मुख्य परीक्षा में देखो क्या क्या हमें पढ़ना है कि सामान्य अध्ययन, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि 120 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। सामान्य हिंदी और पत्र लेखन, देखो सामान्य हिंदी यानी खंड फर्स्ट जो है। अब देखो सामान्य हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि लेटर राइटिंग अगर आपकी अच्छी है तो हिंदी बहुत अच्छी आप कर लेंगे। लेटर आपको बहुत अच्छे लिखना है, तो लेटर राइटिंग हो गई। जैसे दिए गए गद्यांश का शीर्षक और सारांश है ना, 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। तो हिंदी कैसे ये करेंगे, शीर्षक क्या है, सारांश क्या है, कैसे ये इसको हम छाटेंगे, ये सब बताया जाएगा। जो हिंदी के टीचर होंगे वो बताएंगे यहाँ पर कैसे हिंदी को बहुत अच्छा किया जाए, ठीक है। और इसके बाद 15 नंबर का आपका जिसे दिया है कि दिए गए सरकारी पत्र सारणी रूप में जो टेबल फॉर्म दिया है इसको हमें तैयार करना है, दिया है उसी को छाट कर लिखना है। फिर इसके बाद पत्राचार के, अब देखो पत्राचार में शासकीय और अर्धशासकीय पत्र आएंगे, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परपत्र आएगा। देखो कार्यालय आदेश अलग है, ज्ञाप अलग है और परपत्र अलग है करना है, और शासकीय पत्र अलग है, अर्थशासकीय अलग है। फिर विज्ञप्ति और टिप्पणी ये अलग अलग हैं, ठीक है। प्रतिवेदन और अनुसमग्रक ये भी अलग है, लेकिन यहाँ पर इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो इसको भी बताया जाएगा। और एक चीज और कि परिभाषित शब्दावली, प्रशासनिक वाणिज्य शब्दावली, देखो इसमें क्या है कि अंग्रेजी से हिंदी 5 शब्द आएंगे लेकिन 10 नंबर के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कितने आए, 5, और कितने अंक का 10, ये बहुत बड़े मतलब भूमिका इसकी भी बड़ी भूमिका रहती है। फिर हिंदी से अंग्रेजी, यानी कि हिंदी से अंग्रेजी पूछा जाएगा, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर का होगा। फिर इसके बाद मुहावरे लोकोक्तियां आएंगी, ये भी 10 नंबर का हो गया, ठीक है। कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना, कंप्यूटर लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो कंप्यूटर पर भी आप पढ़ के जाएंगे, ठीक है। कंप्यूटर से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और ये तो फिक्स कर दिया गया कंप्यूटर से। और दूसरी चीज इस सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण, यहाँ पर जरा देखिए कि यहाँ पर भी हिंदी जो आ रही है आपकी है, जैसे विलोम पूछे जाएंगे है ना, तो 6 शब्द यानी 6 यानी 12 अंक, यानी कि 6 आएंगे क्वेश्चन, कितने 6। फिर वाक्य और वर्तनी शुद्ध, यानी कि 6 प्रश्न आएंगे, 12 अंक होंगे। अनेक शब्दों का एक शब्द, 6 प्रश्न आएंगे, 12 अंक का होगा। तस्यम तद्भव, यानी कितने 6 क्वेश्चन आएंगे, 12 अंक का होगा। विशेष विशेषण, यानी कि 6 प्रश्न आएंगे, 12 अंक के। देखो आपने अगर हिंदी प्रीम अच्छे से पढ़ ली तो यहाँ आपका मेंस भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो मेंस और प्री दोनों जब हिंदी हमारी कवर कर रहे हैं तो हिंदी को ज्यादा फोकस करेंगे। हिंदी और निबंध ये दोनों निर्णायक होते हैं। मेंस में अगर आपने हिंदी और निबंध अच्छा कर लिया तो सिलेक्शन 100% मिलेगा। तो ये चीज याद रखना कि देखो विलोम भी आए हैं, वर्तनी शुद्ध वाला आ गया, अनेक शब्दों का तत्सम तो विशेष विशेषण, ये क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए हैं और उधर प्री में भी पूछे जा रहे हैं। तो दोनों जब पूछे जा रहे हैं क्यों ना हम इसको बहुत अच्छा करें। तो ये चीज हो गई। और देख लीजिए निबंध का पोर्शन। अब देखो एक चीज और याद रखना कि निबंध यानी कि समय 3 घंटा है, ठीक है। तो निबंध इस प्रश्न के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे, कितने निबंध लिखने होंगे, 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न में एक शीर्षक का खा गा करके चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा के अपने ध्यान देना, ठीक है। तो शब्द सीमा का यानी कि शब्द सीमा का विशेष ध्यान देना, ठीक है, शब्द सीमा का ध्यान देना, ठीक है। तो ये कितने 40 अंक का होगा निबंध, तुम्हारा कितने अंक का होगा 40 नंबर का, ये चीज याद रखना। अब जैसे कि निबंध में तो निबंध में क्या करेंगे, देखो निबंध में ध्यान देना, निबंध बहुत कठिन नहीं है लेकिन निबंध बहुत कठिन भी है, क्योंकि निबंध एक दिन में नहीं लिखा जा सकता है। इसमें आपकी अपनी अप्रोच देखी जाती है कि आपकी सोचने की क्षमता क्या है, ठीक है, आप कैसा लिख सकते हैं। निबंध कोई ऐसा विषय नहीं कि रट के आप लिख रहे हैं, ठीक है। तो निबंध के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली जो न्यूज़पेपर पढ़िए आप,
अच्छी कटिंग आए उसको काट के रखिए। जैसे यहाँ पर दिया है साहित्य और संस्कृत पर निबंध पूछा जाएगा, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, तो ये खंड आ है, यानी खंड आप का, यानी कि इसको हम का मान ले। अब का में तुम्हें या तो साहित्य पे लिखना है, संस्कृत पे लिखना, सामाजिक क्षेत्र में लिखना। जैसे सामाजिक क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण कैसे है, महिलाओं को जो 33% आरक्षण की बात हो रही है, इस पर बहुत अच्छा निबंध लिखा जा सकता है, क्योंकि करंट का मुद्दा होगा, इस वजह से नंबर भी अच्छे मिलेंगे। तो इसको हम तो ये कहेंगे सामाजिक क्षेत्र उठा लें या राजनीतिक क्षेत्र उठाएं। ठीक है, राजनीतिक मुद्दा क्या होगा कि इन्हें 33% में जो भाग मिलेगा उसमें क्या भूमिका इनकी होगी, है ना, कैसे महिला सशक्तिकरण होगा। तो ये चीजें आप ध्यान देना, इस पे एक दो में से एक जरूर उठाना और अच्छे नंबर मिलेंगे। इसके बाद विज्ञान है, पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है। जैसे आज वास्तव में पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या है, आप पर्यावरण उठाइए, पर्यावरण जो भी कटिंग आए काट के रखिए, पर्यावरण पर आप ध्यान दीजिए, या आर्थिक क्षेत्र में, या कृषि और व्यापार। वास्तव में इस पर भी बहुत अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। जब हम निबंध पढ़ाएंगे हम बताएंगे कि निबंध को कैसे अच्छा लिखा जाए। इसके बाद हम लोग निबंध में और चर्चा करते हैं। निबंध में क्या और चर्चा कि जैसे कि अब नंबर तुम्हारा ये आ गया, ये हो गया दूसरा तुम्हारा खा नंबर हो गया, ये तुम्हारा खा नंबर हो गया, ये तुम्हारा का नंबर हो गया, और ये तुम्हारा गा नंबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो ध्यान देना, गा नंबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाएं कोई हो उस पर, या सबसे बेस्ट निबंध है यहाँ पर कि जैसे प्राकृतिक आपदाएं हैं। जैसे अगर कभी पूछा जाए भारत में प्राकृतिक आपदा से आप क्या समझते हैं, अगर भारत में प्राकृतिक आपदा या विश्व की प्राकृतिक आपदा पूछा जाता है तो उसमें हमें सारी चीजें देनी होंगी। भूस्खलन देना होगा, चक्रवात देना होगा, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि। जब पूरे की बात करते हैं तो हमें पूरा चीज डालनी होगी प्राकृतिक आपदा। और कभी कभी ऐसा पूछ दिया है कि भूकंप आपदा से आप क्या समझते हैं, या चक्रवात से आप क्या समझते हैं, भूस्खलन से क्या समझते हैं, या बाढ़ से आप क्या समझते हैं, या सूखा से क्या आप समझते हैं। तो इसमें तो इंडिविजुअल लिखेंगे। अगर आपदा पूरे दिया जाए तो पूरी चीजें डालनी होती हैं, लेकिन अब ये नहीं कि पूरा तुमने विधिवत डाल दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा पार्ट में करके डालना होगा और समझाना होगा। इसके राष्ट्रीय विकास योजनाएं, अगर इस पर लिखना हो तो नई नई जितनी योजनाएं चला रही सरकार है, जितनी योजनाएं चलाई जा रही करंट में, सारी की कटिंग एक जगह करो और उसको विधिवत अपनी एक फाइल बनाइए और उसको फिर पढ़िए और डेली अपडेट करते रहिए। तो ये भी आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। आप या तो इस पर लिखिए या इस पर लिखिए, तो 3 निबंध आएंगे और 3 निबंध की महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, तो 40-40 नंबर के निबंध आएंगे। तो याद रखना 600 शब्दों में निबंध लिखना है, यानी कि वर्ड सीमा जो है 600 शब्द है तीनों निबंध की। 6 शब्द से, यानी कि कोशिश ये करना कि 6 से 650 हो जाए। लेकिन अब ये नहीं मतलब है कि तुम 800 में 1 लिख रहे हो, अगर 800 में 1 लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, और 600 शब्द दिए हैं, अगर कोशिश करो 550 में पूरी बात अगर हम कह देंगे तो बहुत बेस्ट माना जाएगा। यानी कि शब्द सीमा अगर 600 है, हम 550 में लिख देंगे तब भी बहुत अच्छा होगा। तो मित्रों ये है आपका सिलेबस, जुड़े रहिए और कल हम आप लोगों को पेपर सॉल्व करवाएंगे कि विगत वर्ष में कैसे प्रश्न बने हैं, हिंदी और जीएस। कल दोनों मेरे ऐप पर आप लोगों के पेपर प्राप्त होंगे और जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए कि आप लोगों को सिलेक्शन कैसे नहीं होता है। और एक चीज जान लेना कि अगर एनकेएस लर्निंग कैंपस से जुड़ेंगे और ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो 100% सिलेक्शन होगा। मिलते हैं हम लोग कल एक नई टेस्ट सीरीज के साथ।